हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्याय। अब हम लोग को अपने अगले टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे चलना है और यहीं से आप चैप्टर की आप बेसिक इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ते हैं और आपके लिए चैप्टर का एक बेस है जो आपको अच्छे से पढ़ना है। और बेसिकली आपको दो तरह के वेक्टर्स होंगे, एक होगा पोलर वेक्टर और दूसरा होगा एक्सियल वेक्टर। ठीक है, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं। एक वेक्टर तो ये होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है, डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और एक ऐसा होता है जो रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक फंक्शंस हैं, एल्जेब्रिक वेक्टर्स हैं जिसको हम लोगों को पढ़ना होगा। वैसे हम लोगों को बेसिकली दो तरह के वेक्टर्स मिलेंगे, तो देख लेते हैं। तो लिखेंगे देयर आर two types of vector polar vectors हम लोग के पास दो तरह के वेक्टर होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास दो वेक्टर होंगे, एक होगा हमारे पास पोलर वेक्टर और दूसरा होगा हमारे पास एक्सियल वेक्टर। बात समझ आ रही है? एक्सियल की स्पेलिंग आप सही कर लो, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो जरा आते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज पोलर वेक्टर। तो हेडिंग डालते हैं पोलर वेक्टर्स। ठीक है, अब पोलर वेक्टर क्या है कि ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफाइंड हो, उसी को हम लोग पोलर वेक्टर कहेंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, मोमेंटम हुआ, इन सब का जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड इन द सेंस कि अगर मैं उसको डायग्रामेट्रिकली बनाऊं तो जैसे मान लो कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो आप कहते हो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वहाँ पर बात आती है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट भी फिक्स होती है और फाइनल पॉइंट भी फिक्स होती है। तो ये जो डायरेक्शन आपको बताता है ये आपको डिस्प्लेसमेंट का बताता है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ऐसे मान लो किसी प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे, जब फोर्स लगाओगे तो जहाँ से आप फोर्स लगाओगे उसका तो इनिशियल पॉइंट आपने फिक्स कर दिया ना, तो इस वजह से इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। तो इनिशियल पॉइंट फिक्स होने की वजह से अब ये फोर्स हो गया, तो फोर्स ऐसे ही वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन सब चीज़ों का जो इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। तो आप क्या कहोगे कि द वेक्टर्स हैविंग a defined starting point or point of application are called पोलर वेक्टर्स। इसी को क्या बोलते हैं? पोलर वेक्टर्स। अब इसके अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो कि पोलर वेक्टर के आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हो, तो अगर एग्जाम्पल में बताऊँ तो पहले आप एग्जाम्पल देखो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट, और क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी, और क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन, और क्या लिख सकते हो? फोर्स,
और क्या लिख सकते हो, मोमेंटम। ये सब क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, किसके, पोलर वेक्टर्स के। अब हम लोग आते हैं एक्सियल वेक्टर पे, जो हमारा दूसरा वेक्टर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। अब एक्सियल वेक्टर किसको कहोगे, ऐसा वेक्टर जो रोटेशनल इफेक्ट या डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। बात समझ आ रही है। तो आप लिखोगे द वेक्टर्स which represent the rotational effect and their direction is always along the axis of rotation are called axial vector। जो क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर, जिनका रोटेशनल इफेक्ट के अराउंड या उनके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। अगर आप इसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आपको मैं अभी बता दूंगा। तो अभी इसका पहले आप एग्जाम्पल लिख लो। अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जैसे एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, या आप लिख सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, या आप लिख सकते हो टॉर्क, या आप लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम, ये सारे जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, एक्सियल वेक्टर के। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कि कैसे कैसे आप समझोगे कि वो एक्सियल वेक्टर है, तो उसके डायग्राम को आप देख के समझ जाओगे। तो मैं उसका डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आप उसके डायग्राम को देख के समझ जाओगे। तो सपोज करो कि ऐसे एक हमने कैसा यहाँ पे एक प्लेन बनाया है 2D, और ये सेंटर है, ठीक। ये है एक्सिस ऑफ वेक्टर, ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ वेक्टर। ठीक है, और ये जो सरफेस है ये रोटेशनल सरफेस है। क्या बता रहा है, रोटेशनल सरफेस, ठीक है। अब ये हम लोगों को क्या मिल रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है ये, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन मिलेगा ये है क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज में एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, ऊपर है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज
इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब एक्सिस ऑफ वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपके पास इस तरह से काम करेगा। इसी को हम लोग एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अब कुछ हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि जानना ज़रूरी है, कहीं ना कहीं एग्जाम कहीं ना कहीं डेफिनेशन में आपसे पूछ लेगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा टर्म न्यूमेरिकल में यूज़ कर लेता है कि आप समझ नहीं पाते हो। तो मैं वहाँ पर अब बता रहा हूँ सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर, सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन वेक्टर अलजेब्रा लिख ले रहे हैं। सम इम्पॉर्टेंट definition in vector algebra। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा में कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट जो है एग्जांपल्स हैं। तो पहला जो वेक्टर हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है इक्वल वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग, इक्वल वेक्टर पढ़ेंगे। क्या होता है इक्वल वेक्टर, कि दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर तब कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, तो ऐसे को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। अपोजिट वेक्टर क्या, अपोजिट वेक्टर किसको बोलेंगे, दो वेक्टर को अपोजिट वेक्टर तब बोलेंगे जब उनके मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। ऐसे कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर। उसको क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर्स। तो इन दोनों के लिए एक इंडिविजुअल हम ना डायग्राम बना के इन दोनों के लिए मैं एक कॉमन डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज करो कि ये आपके पास एक प्लेन है, यहाँ पर 3 पॉइंट से फोर्स लग रहा है, एक ये और एक ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है और ये फोर्स यहाँ पर F3 है। वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। यहाँ पर F1 और F2 एक दूसरे के बराबर है। F1 इज इक्वल टू F2 क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, बराबर है, और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो बराबर है और डायरेक्शन भी सेम है। लेकिन यहाँ पर F1 की वैल्यू ना, F1 की जो वैल्यू है वो निगेटिव ऑफ F3 होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग। या आप इसको लिख सकते हो कि F2 इज निगेटिव ऑफ F3, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों कंडीशन सही है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखना हो कि कैसे आप इसका डेफिनेशन लिखोगे कि इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वो लिखेंगे टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vectors if they have same magnitude and डायरेक्शन, तभी हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स को बोलोगे तो टू वेक्टर्स आर said to be opposite vectors if they have same magnitude but
अपोजिट डायरेक्शन, तब उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। फिर जो अगला आता है वो होगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बेसिकली क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर का, एक समझ लो कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड आप बता सकते हो किसी वेक्टर का। तो नेक्स्ट इज दैट इज थर्ड वन, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स कि द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, कितना उसका मैग्नीट्यूड है, उस वेक्टर की क्वांटिटी कितनी है, वो हम लोग को बेसिकली पता चलता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर से। मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पता करना हो, मतलब उसमें डायरेक्शन ना हो, तो हम लोग को वो पता करना है कि हम लोग को किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो। तो द मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर means the length or the magnitude of that vector। और ये बेसिकली अगर हम बस मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो उसके क्या हो जाएगा, सिर्फ स्केलर। तो इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब अगर आपको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो मॉडुलस का मतलब कि मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर मतलब सिर्फ ए क्या है, मैग्नीट्यूड, ए क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ऐसे ही अगर हम लोग को निकालना हो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मान लीजिए वो फोर्स है और फोर्स क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इसका मॉड ऑफ एफ निकालेंगे और ये हो जाएगा एफ। तो ये आपके पास हो जाता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। फिर एक ऐसा वेक्टर जिसको हम लोग को इनिशियल बोलेंगे, मतलब जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, सारे वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट जब सेम होने लगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। तो नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। अब को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट सबका सेम हो, उसी को क्या बोलते हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। तो लिखेंगे द वेक्टर्स which have same initial point are called को-इनिशियल वेक्टर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को-इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अगर आपको डायग्राम जानना है, मैं आपके लिए डायग्राम एक बना दे रहा हूँ। से मान लो कि एक वेक्टर हम बना रहे हैं इस पॉइंट से, ठीक है, और ये हमारे पास मान लो ये वेक्टर ए हो गया। ऐसे हम एक वेक्टर बना दे रहे हैं इधर की तरफ, और ये वेक्टर हो जाएगा बी। इधर की तरफ एक वेक्टर बना दे रहे हैं, ये हो जाएगा वेक्टर सी। यहाँ पर ए बी सी तीनों पॉइंट ओ से चल रहे हैं, इसका मतलब कि ये तीनों क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। हियर वेक्टर ए बी सी आर द को इनिशियल वेक्टर। हियर वेक्टर ए बी एंड सी आर
को इनिशियल वेक्टर्स, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। फिर हम लोग के पास आता है को टर्मिनस। को टर्मिनस मतलब ऐसे वेक्टर्स जो जाके एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं को टर्मिनस। ठीक है, फिफ्थ वन इज को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो, कॉमन मिलने का पॉइंट हो, उसको हम लोग को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। तो लिखेंगे द वेक्टर्स हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट, मिलने की जगह एक हो तो उसको हम बोलते हैं को टर्मिनस पॉइंट, आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर्स। उसी को हम लोग को टर्मिनस वेक्टर बोलते हैं। अब आपके पास ये पॉइंट है, अब एक वेक्टर इधर से आ रहा है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, एक वेक्टर इधर से आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, को टर्मिनस। तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी ए हो गया, सी हो गया, और सब कहाँ मिल रहे हैं, एक ही पॉइंट में मिल रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, को टर्मिनस। अब आती है बात यूनिट वेक्टर की, और यूनिट वेक्टर तो समझ लीजिए कि पूरे फिजिक्स में आपके इर्द गिर्द घूमेगा और आपको परेशान करेगा। क्यों परेशान करेगा, वो तो आपको जब न्यूमेरिकल आएगा तब पता चलेगा। तो परेशान ना करे, इस वजह से हम लोग को ज़रा इसको ध्यान से समझना होगा। वैसे तो ये बहुत आसान है, समझने के लिए आप आसानी से अभी समझ जाओ, एप्लीकेशन इसका थोड़ा आपको टिपिकल समझ में आता है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, और उसका डायरेक्शन स्पेसिफिक हो, उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट magnitude and is drawn in the direction of a given vector। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो मान लो कि जो मान लो वेक्टर ए है, तो आप उसके ऊपर अगर कैप लगा देते हो, ऐसे लिखते हो, तो वो यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, अगर आपके पास गिवन वेक्टर ए है तो आपको उसके मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर से अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कई सारे किताबों में लिखा हुआ है ऐसे कि वेक्टर ए डिवाइड बाई ए, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। अब इस ए की जगह जो भी वेक्टर दिया होगा आप वो यूज़ करोगे, बी सी डी जो भी दिया होगा वेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लोगे। फिर आता है पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या आता है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अरे सर ये क्या होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, टू वेक्टर्स पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम होगा, और दो वेक्टर एंटी पैरेलल तब होंगे जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, मतलब दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 और दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री, ये हमेशा जान लीजिए। दो इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, बट इसका रिवर्स ट्रू नहीं है कि हर इक्वल वेक्टर, हर पैरेलल जो वेक्टर होंगे वो इक्वल हों। दो अपोजिट वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन इसका भी उल्टा सही नहीं है,
क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो वो अपोजिट वेक्टर ही कहा जाए। तो सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन लिखिए कि क्या होगा इसका डेफिनेशन पैरेलल एंटी पैरेलल का। तो लिखेंगे टू वेक्टर्स are said to be parallel if कब होगा if they have क्या होगा सेम डायरेक्शन, तभी उनको हम आप पैरेलल बोलोगे, तो दे हैव सेम डायरेक्शन, ठीक है। एंड एंटी पैरेलल if they have opposite डायरेक्शन, जब उनका डायरेक्शन अपोजिट होगा तो आप उसका बोलोगे एंटी पैरेलल, ठीक है। एंगल की बात कर लिया जाए तो द एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री और एंटी पैरेलल the angle between two anti-parallel वेक्टर इज 180 डिग्री, ठीक है। तब उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पैरेलल और एंटी पैरेलल। एक बात और मैं आपको बता ही दिया हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि दो अगर पैरेलल वेक्टर हैं तो वो बराबर ही हों, लेकिन हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं कि अगर दो इक्वल वेक्टर हैं तो दे आर ऑलवेज पैरेलल, लेकिन ऑल द पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल इन नेचर। फिर आपके पास अगला जो वेक्टर आएगा दैट इज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर को हम लोग कोलिनियर कब बोलेंगे? दो वेक्टर को कोलिनियर तब बोलेंगे जब वो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। अगर हम लोग कोलिनियर की बात करते हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कोलिनियर वेक्टर। तो बस कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन में होना चाहिए, वो पैरेलल हो कि वो एंटी पैरेलल हो। तो लिख सकते हो टू वेक्टर्स आर said to be collinear if they are anti-parallel वेक्टर्स, ठीक है। तो अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो आप उसको कोलिनियर ही बोलेंगे। कोलिनियर का मतलब कि एक ही लाइन में वो सारे फोर्सेस होने चाहिए, चाहे जो भी वेक्टर्स होने चाहिए वो एक ही होने चाहिए। अब आता है कोप्लेनर। प्लेनर को मतलब एक में, और प्लेन की बात करें एक ही प्लेन में सारे वेक्टर्स, द वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर। अगर एक प्लेन में सारे वेक्टर आप मिल गए, दूसरा प्लेन बनाइए और वो दोनों प्लेन अगर दूसरे के पैरेलल हैं तो सारे वेक्टर्स एक दूसरे में कोप्लेनर ही कहे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट वन इज को प्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि द वेक्टर्स lying in the same plane or in
पैरेलल प्लेन्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तभी इसको हम लोग कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में, मान लो आपके पास मैंने ये प्लेन बना दिया और इस प्लेन में जितने भी वेक्टर बना दीजिए, पैरेलल हो एंटी पैरेलल हो, ये हमसे मतलब नहीं है। ये आपको मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पैरेलल है कि वो एंटी पैरेलल है। वेक्टर सी है वो इधर की तरफ जा रहा है, वेक्टर डी है वो इधर की तरफ जा रहा है, तो दे आर कोप्लेनर। ठीक है, एक ही प्लेन में सब है। ठीक है, फिर आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब या ज़ीरो वेक्टर जिसकी वैल्यू ज़ीरो हो और उसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। ज़ीरो मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, उसी को बोलोगे नल वेक्टर। नल वेक्टर, ऐसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ज़ीरो वेक्टर। आपको लग रहा है अरे सर ये तो बहुत आसान आसान आप बता रहे हो, बस इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बढ़ गए। बेटा ये जो आपको छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, कहीं आगे जाके आपको प्रॉब्लम बनते हैं। आपको हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि कहाँ पे कौन सा टर्म यूज़ करेगा और कहाँ पे आप स्किप करोगे, वहीं से कंपटीशन क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ आप छोड़ोगे वहीं से कंपटीशन क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नल वेक्टर, नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर is that vector which has zero magnitude and no डायरेक्शन। इसी को क्या बोलोगे? नल वेक्टर। ना मैग्नीट्यूड हो ना डायरेक्शन हो। अगर रिप्रेजेंट करने की बात आई तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा नल वेक्टर। अब इसके बाद आपके पास और भी बहुत सारे वेक्टर्स आएंगे। एक और वेक्टर बच जाता है जिसको हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर के नाम, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं, और ये आपको पूरे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। तो क्या हो गया सर, आप तो लास्ट में अच्छी चीज़ बताते हो, तो सबसे पहले आपको बाकी चीज़ें पढ़ना था। तो नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या है कि आपके पास तीन यूनिट वेक्टर होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस पर। एक्स वाई जेड एक्सिस पर आपके पास तीन यूनिट वेक्टर होंगे। ठीक है, एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और एक जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो लिखेंगे द यूनिट वेक्टर्स taken along the positive direction of orthogonal axis x, y and z। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल एक्सिस क्या है? बहुत सारे बच्चों को ऑर्थोगोनल एक्सिस, अरे सर ये क्या बताती है, ये तो रॉकेट साइंस हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमने ऐसा कुछ नहीं बताया है। आपको सीधे एक्स वाई जेड एक्सिस को बनाना है। ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्स एक्सिस, और ये आपका रहा जेड एक्सिस। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस, और ये आपके पास है जेड एक्सिस। यही तीनों एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थोगोनल एक्सिस। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको बोलेंगे आई कैप। वाई एक्सिस में डायरेक्शन में होगा उसको बोलेंगे जे कैप। अच्छे से देखो। और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो होगा उसको बोलेंगे
के कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस, जे कैप रिप्रेजेंट वाई एक्सिस एंड के कैप रिप्रेजेंट जेड एक्सिस। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई कैप, जे कैप और के कैप तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। बराबर मतलब कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग को आई कैप, जे कैप और के कैप पढ़ना है। आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड एक्सिस को। ये आपको हमेशा याद रखना होगा। तो ये आपके पास होगा बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग को अगला जो लेक्चर में पढ़ना है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग वहाँ से थोड़ा वेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर का, और इस लेक्चर को आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। किसी तरह का कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।